प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। कोई कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, आखिर में उसे अपने किए कर्मों का सामना तो करना ही पड़ता है। हर कोशिश के बावजूद किसी भी इंसान को अपने कर्म का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। आज इस कहानी के जरिए चलिए समझते हैं कर्मों का खेल। अंत में अच्छे कर्म का फल अच्छा क्यों होता है और बुरे कर्म का फल क्यों बुरा होता है। एक शहर में एक ऐसा लड़का रहता था जिसका नाम रमन था। वह बहुत अमीर था, लेकिन एक घटना के बाद उसने सब कुछ खो दिया। वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा, बस 5 सोने के सिक्के बचे थे। वह सोचता है कि इस शहर में रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने फैसला किया कि वह 5 सोने के सिक्कों के साथ किसी और शहर को जाएगा। जब वह दूसरे शहर जाने लगा, रास्ते में उसे एक संत बाबा जाते हुए मिले। बाबा बहुत बुद्धिमान था और उसके ज्ञान के बारे में चर्चा हर तरफ फैली हुई थी। लड़के ने बाबा से पूछा, महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? उस बाबा ने जवाब दिया, मैं नजदीकी शहर जा रहा हूँ। लड़का ने सोचा, अच्छा है, मैं भी इसके साथ जा सकता हूँ और मेरी यात्रा भी सुखद होगी। बाबा ने लड़के से पूछा, बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, महाराज, मैं भी नजदीकी शहर में ही जा रहा हूँ, व्यापार शुरू करने। अब मेरे पास सिर्फ 5 सोने के सिक्के हैं और उनके साथ मैं नया व्यापार शुरू करूंगा। उसके बाद रमन ने महात्मा को सब कुछ बता दिया और फिर उसने महात्मा के साथ चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक अजीब खामोशी महसूस होने लगी, क्योंकि महात्मा चुपचाप अपने रास्ते पर चल रहे थे। रमन ने कहा, महाराज, आप क्यों चुपचाप चल रहे हैं? इससे यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी। कृपया कुछ ऐसी कहानी सुनाइए जो यात्रा आराम से पूरी करने मदद करे और मेरे मन को शांत करे। उसके बाद महात्मा ने कहा, बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ, लेकिन मेरी कहानी सुनने के लिए एक मूल्य चाहिए। कहानी सुनाने का बदला मैं एक सोना सिक्का लेता हूँ। महात्मा के शब्दों को सुनते ही जवान ने सोचा, मेरे पास तो सिर्फ 5 सोने के सिक्के हैं। कहानी सुनाकर एक सोना सिक्का देना क्या बुद्धिमानी होगी? पर वह बहुत समझदार है। उसकी कहानी सुनने से मुझे शायद धन कमाने का रास्ता मिल जाए। फिर ध्यान से सोचकर उसने महात्मा जी को एक सोना सिक्का दिया और कहा, यह लो एक सोने का सिक्का। महाराज, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सिर्फ सच्ची कहानियां सुनाएं। महात्मा ने कहा, ठीक है मेरे बच्चे। महात्मा ने कहा, बेटा, जो भी काम तुम्हें दिन में मिलता है उसे तुरंत ही पूरा करो। महात्मा के शब्दों को सुनते ही रमन ने उसे कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके शब्दों को याद रखूंगा। कृपया कहानी सुनाइए। महात्मा ने कहानी खत्म हुई और रमन ने कहा, महाराज, ऐसी कैसी कहानी थी? महाराज ने जवाब दिया, जो मैंने कहा वह बस एक कहानी नहीं थी, ये एक उपदेश था। फिर जवान ने कहा, अगर मैं आपके उपदेश याद रखूंगा तो हमेशा फायदा होगा। महात्मा ने फिर कहा, बेटा, अगर तू मेरी यह शिक्षा याद रखेगा तो हमेशा अच्छी स्थिति में रहेगा। फिर महात्मा ने रमन से कहा, अच्छा, मैं तुझे और एक कहानी सुनाता हूँ और एक सोना सिक्का ला। सोचने के बाद रमन ने महात्मा को और एक और सोना सिक्का दिया और कहा, कहानी बताओ महाराज। फिर महात्मा ने कहानी शुरू की, बेटा, कभी भी किसी के अधिकार में हस्तक्षेप मत करना, छल चाल के इरादे से अधिकार का दावा मत करना, दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर समझना और उसके प्रति कभी भी बुरा इरादा न रखना। ये सुनते ही रमन ने फिर कहा, तो महाराज, कहानी अब खत्म हो गई। तब महात्मा ने जवाब दिया, क्या कहानी इतनी ही खत्म होती है? जवान ने फिर कहा, महाराज, इस बार तो आपने सिर्फ सलाह दी है। फिर महात्मा ने उसे कहा, बेटा, मेरी सलाह बड़ी है। थोड़ा सोचने के बाद जवान ने कहा, महाराज, यह लो तीसरा सोना सिक्का है और अगली सलाह दो। महात्मा खुश होकर बोला, बेटा, जिंदगी में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी और का राज दूसरे को मत बताना। फिर रमन ने उसे कहा, महाराज, मेरे पास 2 सोना सिक्के बचे हैं, 2 और सलाह दो। फिर महात्मा ने चौथी सलाह दी और कहा, बेटा, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, अगर कोई तुझे प्यार से बुलाए तो उसकी बात ध्यान से सुन,
उसको ना मत कहना, चाहे वह तुझे करोड़ों का नुकसान क्यों ना पहुंचाए। और जिंदगी में कभी भी एक गलत औरत की सलाह पर भरोसा मत करना, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में किसी के लिए जगह ही नहीं होती। उस तरह की बातचीत के बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर चले गए। उस समय महात्मा ने कहा, अच्छा बेटा, अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। मैं अपनी तरफ जाऊंगा और तू अपनी तरफ। 5 सीख भूल मत जाना जो मैंने तुझे बताई है। रमन ने फिर कहा, महाराज, मैं हमेशा आपके शब्दों को याद रखूंगा। उसके बाद महात्मा ने अपने रास्ते पर चलना शुरू किया और रमन ने अपना सफर तय किया। उसने सोचा कि महाराज के शब्दों का तो बेशक बहुत मायने हैं, लेकिन महाराज उससे पैसे लिए बिना भी यह सलाह दे सकते थे। अंत में उसने सोचा कि उसने मेरे से पैसे क्यों लिए, उसको पैसे की क्या जरूरत थी। फिर उसने सोचा कि ठीक है, बाद में उससे इसके बारे में पूछूंगा। जब वह चलता रहा, वह एक शहर तक पहुंचा। अब उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए वह किसी भी व्यापार में नहीं जुटा। उसने लोगों से नौकरी की तलाश में पूछना शुरू किया। वहां उसे एक लड़का मिला जिसका नाम रमेश था। रमेश ने रमन से कहा, भाई, मैं यहाँ महाराजा के लिए काम करता हूँ। मेरा काम घोड़ों का ध्यान रखना है, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए उसके पास रहने के लिए। अगर तू तैयार है मेरे स्थान पर 1 महीने काम करने के लिए तो मेरे साथ आ। रमेश की बातों को सुनते ही रमन ने याद किया ऋषि के सलाह के बारे में, जिसमें कहता था कि तुरंत कोई भी काम मान लो, चाहे वो थोड़ा सा भी हो। इस विचार के साथ रमन ने तुरंत सहमति दी और रमेश के साथ चला गया। फिर रमेश ने रमन को राजा के पास ले गया। राजा शक्तिशाली और उदार था। उसकी एक खूबसूरत बेटी भी थी। राजा उसे बहुत प्यार करता था और साथ ही राजा को घोड़े की सवारी करने का भी बहुत शौक था। इसलिए उसके पास कई घोड़े थे और उनकी देखभाल के लिए कई नौकर भी थे, जिसमें से एक रमेश भी था। एक दिन रमेश रमन को लेकर राजा के पास जाकर कहा, महाराज, इसका नाम रमन है। मैं उसे यहाँ छोड़कर अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। राजा ने फिर कहा, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर मेरे घोड़ों को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार होगे, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। रमेश ने जवाब दिया, चिंता मत कीजिए महाराज, मैं सब संभाल लूंगा। बाद में रमेश रमन को राजा के तबेले में ले गया, जहां बहुत सारे घोड़े रखे थे। रमेश ने कहा, सुन रमन, इन 7 घोड़ों का ध्यान तुम्हें रखना होगा, तू इनको अच्छे से संभाल। रमन ने बोला, चिंता मत कर भाई, अपनी माँ के पास जा बिना कोई फिक्र के, मैं इनका ध्यान अच्छे से रखूंगा। उसके बाद रमन ने इनका ध्यान रखना शुरू किया और रमेश अपनी माँ से मिलने चला गया। राजा हर नौकर को 20 सेर चने देता था घोड़ों को खिलाने के लिए। ललित ने भी 20 सेर चने लिए और अपने तबेले में चला गया। उसने चने को पानी में भिगोया, उन्हें पीस लिया और फिर घोड़ों को खिलाया। अपना काम पूरा करने के बाद ललित ने सोचा, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं दूसरे नौकरों के साथ। इस सोच के साथ वह एक बड़े कमरे पहुंचा, जहां दूसरे नौकर मस्ती कर रहे थे। ललित ने देखा कि वो सब शराब पी रहे थे, तो रमन बोला, अरे भाई, तूने तो अपना काम भी नहीं किया और अब नशा कर रहा है। तब दूसरे नौकरों ने उसे कहा, अरे भाई, काम पूरा नहीं किया और नशा करने का क्या दम है, हमने तो अपने काम बिना किए ही घोड़ों को खिलाया है। तब रमन ने देखा कि उसके पास बहुत सारा चना था, तो उसने उनसे पूछा, भाई, तेरे पास अभी भी बहुत सारा चना है घोड़ों को खिलाने के लिए? दूसरे नौकरों ने जवाब दिया, नहीं भाई, ये चना घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है। हमें रोज 20 सेर चने मिलते हैं, जिसमें से हम 5 शेर घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी 15 शेर को बाजार में बेचकर अपने नशे के लिए पैसा कमाते हैं। ये सुनते ही रमन की आंखें चकित हो गईं। उसने कहा, ये राजा के साथ धोखा है, ये बेईमानी है। फिर दूसरे नौकर बोले, अरे भाई, बेईमानी या धोखा तो पेट भरने के लिए जरूरी है, और हाँ, एक चीज याद रख, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। रमन के शब्दों को सुनते हुए रमन चुपचाप अपने कमरे की ओर चल दिया और अपने पपलक पर लेट गया। उसके मन में अलग अलग विचार घूमने लगे। उसने सोचा कि वह लोग सही कह रहे हैं, कल से वह भी बेईमानी से काम करेगा और सारा पैसा बचाएगा। फिर वह अपना खुद का व्यापार शुरू करेगा। लेकिन उस समय मुनिवर द्वारा कहे गए शब्दों ने उसके कानों में गूंजना शुरू किया, बेटा, किसी और के साथ धोखा करके अपने अधिकार का दावा मत करो। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के समान समझकर उसके प्रति कभी भी बुरा इरादा न रखो।
इस विचार के साथ उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगले दिन से रमन ने अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया। उसकी मेहनत और देखभाल से उसके घोड़े 1 महीने के अंदर सबसे खूबसूरत, स्वस्थ और शक्तिशाली हो गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, बहुत समय हो गया है, मैंने अपने पसंदीदा घोड़े नहीं देखे हैं। नौकरों को कह दो कि अपने घोड़े लेकर राज्य मैदान में आए। मुझे अपने घोड़ों को कल देखना है। अगली सुबह रमन और सभी नौकर नहा धोकर और अपने घोड़ों को साफ करके राज्य मैदान पर पहुंच गए। राजा और उसके मंत्री ने सब घोड़ों की जांच की। राजा ने देखा कि उसके सारे घोड़े पूरी तरह से बीमार थे। उसको देखकर राजा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े इतने सुंदर और मजबूत थे, ये कैसे बीमार और कमजोर हो गए? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, मुझे लगता है कि सब नौकर उनका ध्यान सही से नहीं रख रहे थे। इसके बाद जब राजा आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि रमन के घोड़े बहुत स्वस्थ और मजबूत थे। उनको देखकर राजा के आंखों में चमक आई और उन्होंने रमन की तारीफ की। तुम ही तो रमेश के साथ आए थे ना? कल महल आना, मुझे तुमसे बात करनी है। राजा के आदेश को पाकर अगले दिन रमन राजा के पास गया। फिर राजा ने उसे कहा, रमन, तुम ही तो रमेश के साथ आए थे ना? तब रमन ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही हूं। महाराज ने फिर कहा, रमन, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, ये जानने के लिए कि सिर्फ तुम्हारे घोड़े इतने सुंदर और स्वस्थ कैसे हैं। बाकी नौकरों के घोड़े क्यों इतने स्वस्थ नहीं हैं, जबकि सबको एक खाना मिलता है। एक पल सोचने के बाद रमन ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूँ जब सभी दूसरे नौकर यहाँ पर ही होंगे। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है। सभी नौकरों को वहां बुलाया गया है। राजा के आदेश मिलते ही सभी नौकर वहां पहुंच गए। फिर राजा ने कहा, रमन, अब मुझे बताओ। रमन ने जवाब दिया, सच यह है कि ये सभी नौकर्स बहुत बेईमान और धोखेबाज हैं। आपका हुक्म था कि सभी घोड़ों को रोजाना 20 किलोग्राम चने खिलाए जाए, लेकिन ये लोग सिर्फ 5 किलोग्राम चने खिलाते हैं और बाकी 15 किलोग्राम को बाजार में बेच देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं रोजाना घोड़ों को 20 किलोग्राम चने खिलाता हूँ, इसलिए मेरी घोड़े खूबसूरत, स्वस्थ और मजबूत है। रमन के शब्दों को सुनते ही राजा गुस्से से भर गए। बाकी नौकरों पर चिल्लाते हुए कहा, नमक हरामों, क्या यह इल्जाम सच है? जवाब दो, वरना मैं अभी तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा। राजा के क्रोध को देखकर सभी नौकर भय में कांप रहे थे और भीख मांगते हुए बोले, माफ करो महाराज, माफ करो, हमने गलती की। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। उस समय रमन ने कहा, महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि इस बार उन्हें माफ कर दो। रमन की दरख्वास्त पर राजा ने उन्हें माफ कर दिया और रमन से कहा, आज से मैं तुम्हें तबेले का मुख्य निरीक्षक बनाता हूँ। तुम्हारा काम अब यह होगा कि इन सभी क्रियाओं पर नजर रखना, जिसका वेतन होगा 500 सोने के सिक्के, और उसके साथ में तुम्हें भोजन और रहने के लिए जगह भी मिलेगी। अगर कोई भी अब इसमें से एक भी चम्मच चाना को भी हटाए तो मुझे सूचित करना। रमन ने कहा, ठीक है महाराज। फिर राजा ने उसे एक हीरे की अंगूठा दी और कहा, इस अंगूठे को बिना किसी रुकावट के दिखाकर तुम मुझसे मिलने आ सकते हो महल में। उसके बाद रमन और बाकी नौकरों ने महल से तबेले में गए। फिर रमन ने दूसरे नौकरों से कहा, भाइयों, इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर कोई भी अगले बार गलती करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। ये सुनकर सारे नौकरों ने साथ में कहा कि नहीं सरकार, अब हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। उस दिन से कोई नौकर बेईमानी में नहीं पड़ा और सब पूरी ईमान के साथ अपने काम में लग गए। इसका नतीजा था कि जल्दी ही सारे घोड़े सेहतमंद और मजबूत दिखने लगे। इसको देखकर राजा बहुत खुश हुआ और कुछ दिनों बाद रमेश भी अपने शहर लौट आया। जब उसने घोड़े देखे तो हैरान हो गया, क्योंकि सारे घोड़े सुंदर और शक्तिशाली दिख रहे थे। उस समय दूसरे नौकरों ने रमेश को घेरा और पूरा किस्सा सुनाया, कैसे रमन ने उनकी बेईमानी का पर्दाफाश किया और खुद हमारा मालिक बन गया। उनके शब्दों को सुनकर रमेश ने कहा, मैं वापस आ गया हूं, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा कि रमन को सबक कैसे सीखना है। इसके बाद रमेश अपने कमरे में गया और देखा कि वह बहुत साफ था। फिर उसने अपने बिस्तर के एक कोने में जाकर रमन का इंतजार किया।
थोड़ा समय बाद जब रमन कमरे में आया तो वह रमेश को देखकर खुश हुआ और बोला, रमेश भाई, तू कब आया? रमेश ने जवाब दिया, मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। फिर वह बातचीत करने लगे और रमन ने पूरा कहानी बताई जो रमेश को पहले से पता थी। इसके बाद दोनों ने खाना खाया और अपने अपने बिस्तरों में चले गए। रमेश को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि रमन से बदला कैसे ले। उस रात आसमान में काले बादल छाए थे और गरजने की आवाज बहुत तेज थी। इस बीच राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। फिर उसने अपने कमरे में एक मेज हिलाई जिसके नीचे एक छुपा हुआ रास्ता था। फिर उसने तेजी से छिपते हुए रास्ते की सीढ़ियों से नीचे जाना शुरू किया। दूसरी तरफ तेज गरज की तेज आवाज सुनकर रमन की नींद खुल गई और उसने सोचा, शायद मुझे जाकर घोड़ों की देखभाल करनी चाहिए। इस सोच में उसने जल्दी से बाहर निकलना शुरू किया। तभी एक लकड़ी की ताकत से एक तरफ हवा खिसक गई जिसमें से राजकुमारी निकल आई। वास्तविक में यह वह दूसरा हिस्सा था उस छुपी रास्ते का जो रानी के कमरे से रमेश के कमरे तक जाता था। रानी इस गुप्त रास्ते से निकली और रमेश को जगाने लगी। रमेश हैरान होकर उठा और पूछा, राजकुमारी, इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? जल्दी वापस जाओ, यहाँ खतरा है। रमन यहाँ हो सकता है। लेकिन फिर रमेश को पता चला कि रमन वहाँ नहीं था। उसने सोचा, रमन कहाँ गायब हो गया? इस सुनते ही रानी ने पूछा, रमन कौन है? इसके बाद रमेश ने रानी को रमन के बारे में सब कुछ बताया। सच यह था कि रमेश और रानी के बीच एक प्रेम कहानी चल रही थी जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। रानी ने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो रमेश, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। कल सुबह देखना मैं उसे कैसे चक्कर में डालूंगी। तब तक जब रमन ने अपने घोड़ों की जांच करके लौटा तो उसने अपने कमरे से एक औरत की आवाज सुनी और कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचा कि इतनी देर रात को रमेश किससे बात कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसलिए रमन धीरे से खिड़की से झांका और हैरान होकर रानी को देखा। उसने सोचा, ओ भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? रानी रमेश के साथ क्या कर रही है? मुझे इस बारे में राजा को तुरंत बताना चाहिए। रमेश चाहता है कि वह राजा की पगड़ी उछाले। तभी महात्मा के कहे गए शब्दों ने उसके कान में गूंजी, बेटा रमन, अपनी जिंदगी में कभी भी किसी और का राज न खुलो, वरना तुम खुद मुश्किल में पड़ जाओगे। इस सोच के साथ उसने कमरे के बाहर छुपकर रानी को निकलने का इंतजार किया। थोड़े समय बाद कमरे के अंदर रमेश ने रानी से कहा, रानी, बहुत देर हो गई है। रमन कभी भी आ सकता है। तुम्हें महल वापस चले जाना चाहिए। इसके बाद रानी उसी गुप्त रास्ता इस्तेमाल करके अपने कमरे में लौट गई। उसके बाद रमेश धीरे से अपने बिस्तर पर लेट गया। रमन ने बड़ी देर तक इंतजार किया और देखा कि रानी कमरे से बाहर नहीं आई। परेशान होकर उसने खिड़की से झांका और देखा कि वह अंदर नहीं थी। फिर रमन चुपके से अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचने लगता है कि इस कमरे में कहीं एक गुप्त रास्ता होगा जहां से राजकुमारी आती जाती होगी। फिर उसने कहा, कल सुबह मैं पता निकालूंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी अपने कमरे तक पहुंच गई और वहां पहुंचते ही उसने अपनी चाल को अंजाम दिया। वह तेज आवाज में चिल्लाने लगी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। राजकुमारी की चीख सुनते ही राजा दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ मेरी बेटी? राजकुमारी आंसुओं से भरी आंखों में बोली, पिता, आपके महल के मुख्य जांचाधिकारी ने मेरे कमरे में आकर मुझे छेड़ने का प्रयास किया, पर जब मैं चिल्लाने लगी तो वो खिड़की से बाहर कूदकर भाग गया। राजकुमारी के शब्द सुनते ही राजा बहुत गुस्से से भर गया और बोला, ऐसी हिम्मत कैसे हुई उस निरादर से जो तेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की उसने? मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। अंत में उसने अंदर कैसे प्रवेश किया, उसे सख्त सजा दी जाएगी। तब राजकुमारी ने कहा, पिता, सख्त सजा काम नहीं करेगी। मुझे चाहिए उस बदतमीज का सिर, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। राजा ने कहा, बेटी, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजकुमारी ने सोचा, अच्छा है, मेरी इच्छा तो इतनी जल्दी पूरी हो गई। अब मेरी और रमेश का यह परेशानी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राजकुमारी ने आराम से अपने कमरे में लेट गई। इसी बीच राजा को नींद नहीं आई। उसने सोचा, कल सुबह मैं रमन को मौत की सजा सुनाऊंगा। पर फिर उसने सोचा, जब लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं रमन को मौत की सजा क्यों दे रहा हूं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? सच बताने से मैं बदनाम हो जाऊंगा।
लोग मेरी सामने कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी पीठ पीछे वह मुझे एक आम आदमी को राजकुमारी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करने का मजाक उड़ाएंगे। इस सोच में राजा चुप हो गया। तब उसके दिमाग में एक योजना आई कि मैं रमण को चुपके से मरवा दूंगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इसके बाद सुबह राजा करण के पास जाता है और कहता है, करण, मुझे यह काम करवाना है तुमसे। करण ने कहा, आप बताओ महाराज, क्या काम करना? तब राजा ने कहा, तुम्हें किसी का सिर काटना है। यह सुनते ही करण ने कहा, नहीं हुजूर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर राजा के हुक्म से मजबूर होकर उसे हाँ कहना पड़ा। तब राजा ने कहा, मैं अब तुम्हारे पास एक जवान लड़का भेजूंगा। तुम उसे किसी भी बहाने से ले जाना और उसके सिर को काट देना। उसके बाद मैं दूसरा जवान लड़का तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम उसे उस कटे सिर के साथ भेज देना। करण ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इसके बाद राजा अपने महल लौटकर रमण को बुलाया और कहा, रमण, अभी करण कसाई के पास जाओ। जो भी वह तुम्हें दे वह मुझे लाओ। बादशाह के हुक्म को पाकर रमण तुरंत अपने काम के लिए निकल गया और अपने दिमाग में सोचने लगा कि बादशाह को आखिर में एक कसाई से क्या काम हो सकता है। खैर, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास अपना काम है। जब वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ तापस्वी बैठे हुए थे, धार्मिक बातें कर रहे थे। रमण ने उनके पास गया और उनके पास खड़ा हो गया। तब एक तापस्वी ने कहा, बेटे, तुम खड़े क्यों हो? हमारे साथ बैठो और थोड़ी देर तक उपदेश का आनंद लो। रमन ने जवाब दिया, माफ करो बाबा, लेकिन मैं कुछ जरूरी काम के लिए जा रहा हूं, रुक नहीं सकता। फिर भी जब वह एक कदम आगे बढ़ा, तापस्वी द्वारा कही गई शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। बेटा, तुम क्यों जरूरी काम के लिए नहीं जा रहे हो? लेकिन अगर कोई तुम्हें प्रेम से बुलाए तो रुक जाओ और सुनो जो वह कह रहा है। उसके शब्द को न ठुकराओ, चाहे तुम्हें कोई भी नुकसान हो। ये बात सोचकर रमण तपस्वियों के बीच बैठकर उनके उपदेश सुनने लगा। इस बीच राजा ने सोचा कि रमण को करण कसाई के पास गए हुए बहुत समय हो गया है। अब तक तो उसने उसका सर काट दिया होगा। उसका सिर लेने के लिए किसे भेजूं? उसी समय बादशाह की नजर रमेश पर पड़ी। उसने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, तुरंत करण कसाई के यहाँ जाओ। जो भी वह तुम्हें दे वह मुझे ला कर दो। बादशाह के हुक्म को मानकर रमेश जल्दी से करण कसाई के पास पहुंचा। करण कसाई ने सोचा, हाँ, यही वह व्यक्ति है जिसका सर मुझे काटना है। उसके बाद करण कसाई उसे चुपके से अंदर ले गया और उसे आज्ञा दी, तुम्हारे पीछे एक डिब्बा है, उसमें से एक झोली निकालो। जैसे ही रमेश ने झुककर उस डब्बे में देखा, तभी करण ने तेज तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया। उसने उस सर को कपड़े में लपेट लिया और कहीं और छुपा दिया, शरीर को कहीं और छुपा दिया। उसके बाद जब प्रवचन खत्म हुआ, रमण को याद आया कि महाराजा ने उसे करण के पास जाने को कहा था। तुरंत ही वह करण के पास गया और बोला, महाराजा ने कुछ सामान मांगा है, मुझे दे दो। करण ने सोचा कि शायद यह दूसरा व्यक्ति होगा जिसे मुझे कटा हुआ सिर देना है। करण ने रमण को कटा हुआ सिर दिया और बोला, इसे तुरंत ले जाकर महाराजा को दे दो। रमण रमेश के कटे हुए सर को लेकर महाराजा के पास पहुंचा। जैसे ही महाराजा और राजकुमारी ने रमण को देखा, वे चौंक गए और राजा ने घबराकर कहा, रमण, तुम यहाँ कैसे? तब रमण ने कहा, महाराजा, आपने ही तो मुझे करण के पास भेजा था, लेकिन किसी वजह से मुझे रास्ते में देर हो गई, इसलिए थोड़ा समय लग गया। ये कहकर रमण ने उन्हें सब कुछ बताया। राजा को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसके बाद राजा ने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? रमण ने जवाब दिया, दिखाऊंगा महारानी, अभी दिखाऊंगा। जैसे ही रमण ने उसे खोला, अंदर रमेश का कटा हुआ सिर था। इसको देखकर राजकुमारी रो पड़ी और बोली, मेरा प्रेम, तुम मुझे क्यों छोड़ गए? मुझे पता नहीं था कि मेरी चाल तुम्हारी जान ले जाएंगी। इस पर राजा ने कहा, बेटी, तू क्या कह रही है? फिर राजकुमारी ने कहा, पापा, मुझे माफ कर दो, ये मेरी खुद की चाल का परिणाम है। मैंने चाहा था कि रमण को मार दूं, लेकिन इस चाल के दौरान मैंने अपने प्रेमी की जान ले ली। राजकुमारी के शब्दों को सुनते ही राजा हैरान हो गए और उसने सोचा कि वह एक मासूम व्यक्ति की जान लेने वाला था। उसके बाद राजा ने रमण से माफी मांगी और कहा, रमण, मुझे माफ कर दो, मैंने सच्चाई जान बिना ही तुम पर शक किया। जैसे कहते हैं, तुम्हारा व्यवहार तुम्हें सामने आने वाले परिणाम को निर्धारित करेगा। यहाँ
राजकुमारी ने रमण की मौत का साजिश रचना चाहती थी, लेकिन उसका खुद का प्रेमी एक दुखद अंत तक पहुंच गया। इसलिए किसी के बारे में बुरे विचार न करें, क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो पहले आपको ही नुकसान होगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।